हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि क्या करेगा, लिखे कि एचपीसीएल इनफैक्ट जो भी टैलेंटेड एंड मोटिवेट कैंडिडेट है जो मतलब इस करियर सेक्टर में इस करियर में अपनी अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं तो उसके लिए रहेगा आपको जो लिखे जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन मोड से जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 23 जून 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 22 जुलाई 2022 रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन से ग्रेड की रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और उसमें एज कितनी चाहिए होगी, असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एंड अगर उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वो कितने साल का रहेगा। फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है मैकेनिकल इंजीनियर की E2 ग्रेड की वैकेंसीज है। टोटल जो है 103 वैकेंसीज है। मैक्सिमम जो एज है आपकी 25 साल तक होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने मांगी कि 4 ईयर्स के आपके फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स की होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कोई भी यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की E2 ग्रेड की रहेगी। 42 वैकेंसीज है। 25 ईयर जो मैक्सिमम एज दी गई है। इसमें भी इन्होंने लिखा कि आपके पास 4 ईयर का जो फुल टाइम आपने रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स की होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की E2 की वैकेंसी E2 ग्रेड की रहेगी। टोटल जो है 30 वैकेंसीज है। 25 ईयर्स में जो मैक्सिमम एज दे रखी है। इसमें भी जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है 4 ईयर आपने जो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स की होना चाहिए आई में यानी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है सिविल इंजीनियरिंग की E2 ग्रेड की रहेगी। टोटल जो है 25 वैकेंसी है। 25 इसमें मैक्सिमम एज दे रखी है। इससे भी लिखे कि आपने जो है 4 ईयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स की होना चाहिए सिविल इंजीनियर में। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखी है केमिकल इंजीनियरिंग की E2 ग्रेड की रहेगी। 7 वैकेंसीज है। 25 ईयर इसमें मैक्सिमम एज दे रखी है। आपने जो 4 ईयर का जो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स है केमिकल इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। नेक्स्ट इन्हें दे रखी है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की E2 ग्रेड की रहेगी। 5 वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज जो मांगी है 25 ईयर से। इसमें भी लिखे कि 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस में या फिर IT इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट इन दे रखी है सेफ्टी ऑफिसर की उत्तर प्रदेश में E2 ग्रेड की रहेगी। 6 वैकेंसीज है। 27 ईयर्स में जो मैक्सिमम एज मांगी गई है। यहाँ पे लिखे कि या तो उन्होंने 4 ईयर्स की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल में या सिविल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल में और या फिर केमिकल में। इसके साथ साथ लिखे कि उन्होंने या तो डिग्री या फिर डिप्लोमा की होनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो रिकॉग्नाइज बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ऑफ या फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरह मतलब वो जो है रेपुटेड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसके लिखे कि कस्टमर जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसे जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है हिंदी की एडिकेट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु में E2 की रहेगी। ग्रेड की है। टोटल एक ही वैकेंसी है। 27 ईयर इसमें एज मांगी गई है। 4 ईयर की लिखे कि फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए तो मैकेनिकल में या सिविल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रिकल में या फिर केमिकल में। यही लिखे कि या तो डिग्री या डिप्लोमा होना कि आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो किसी तमिलनाडु के कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट एज सेफ्टी ऑफिसर के मतलब आपको वहाँ पे अपॉइंट करने के पर्पज से। इसके लिखे कि तमिल लैंग्वेज की आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इन देखिए सेफ्टी ऑफिसर केरला की E2 ग्रेड की रहेगी। 5 ईयर की आपकी लिखा है कि टोटल जो है 5 वैकेंसीज है। 27 ईयर्स में मैक्सिमम एज मांगी है। इसमें भी इन्होंने सेम दिया कि आपके पास 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग की होनी चाहिए या तो मैकेनिकल में या सिविल में या इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या केमिकल में। और इसके अलावा आपने डिग्री या डिप्लोमा की होनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो किसी केरला के स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो आपको वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंट करने के पर्पज से। इसके अलावा लिखे कि आपको मलयालम की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इन देखिए सेफ्टी ऑफिसर गोवा की E2 ग्रेड की वैकेंसीज रहेगी। एक ही वैकेंसी 27 ईयर्स में मैक्सिमम एज मांगी गई है। इसमें भी सेम ये रहेगा 4 ईयर की आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल में या सिविल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रिकल में या फिर केमिकल ब्रांच में। और इसके साथ साथ आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा की होनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो किसी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से मतलब जो गोवा के किसी स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर लिखे कि उन्हें कैंडिडेट को जो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की दे रखी है E2 ग्रेड की रहेगी। टोटल 2 ही वैकेंसी 27 ईयर्स में मैक्सिमम एज मांगी गई। या तो लिखे कि इन्होंने फुल टाइम रेगुलर BE या फिर BTech की होनी चाहिए फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा इनके पास एक फुल टाइम डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। तो लिखे कि फॉर ड्यूरेशन लेस देन जो 1 ईयर से उनकी जो है कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा का ही होना चाहिए जो भी इन्होंने अपनी मतलब कोर्स किया होना चाहिए। इसके लिखे कि उन्हें जो मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्हें दे रखे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की E2 ग्रेड की रहेगी। 27 वैकेंसीज है। 27 इसमें जो है मैक्सिमम एज मांगी है। 2 ईयर्स की आपकी फुल टाइम रेगुलर MSc की होनी चाहिए केमिस्ट्री में। इसके अलावा लिखे कि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
देन नेक्स्ट इन दे रखी है ब्लेंडिंग ऑफिसर की E2 ग्रेड की, लिखा है कि आपकी वैकेंसी रहेगी 5 वैकेंसी 27 ईयर इसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है। सेम इसमें दे रखे है, इसमें भी आपको जो 3 ईयर का मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नेक्स्ट इन दे रखी है CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की E2 ग्रेड की वैकेंसी रहेगी 15 वैकेंसीज दे रखी है, टोटल है 27 ईयर इसमें मैक्सिमम एज मांगी है। इसके लिखे कि यहाँ पे उन्होंने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी चार्टर्ड ICI, ये लिखा है कि ICI से आपने अपनी जो चार्टर्ड अकाउंट किया होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है आर्टिकलशिप की मतलब वहाँ पे लिखा है कि आपको जो यहाँ पे ICI की मेंबरशिप का आपको जो मैंडेटरी रहेगी। नेक्स्ट इन दे रखा है HR ऑफिसर की E2 ग्रेड की रहेगी, 8 वैकेंसीज है, 27 ईयर इसमें मैक्सिमम मांगी गई है। लिखे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन कह जाएगी 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स की होना चाहिए HR में या पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में या फिर साइकोलॉजी या फिर MBA विद आपने स्पेशलाइजेशन किया होना चाहिए HR में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में। यहाँ पे उन्होंने बता रखी है वेलफेयर ऑफिसर विशाख रिफाइनरी या फिर वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी में E2 ग्रेड की रहेगी, एक वैकेंसी 27 ईयर्स में जो आपकी एज मांगी है। यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है क्या क्या चाहिए होगी। यहाँ पे जैसे इन्होंने वेलफेयर ऑफिसर की ये दे रखी है और वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी की ये दे रखी है, आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री जो है सोशल साइंस में की होनी चाहिए किसी भी महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट से जो रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके अलावा उसे जो मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे इन्होंने भाई कि यहाँ पे जो तमिल की आपको जो तमिल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इन दे रखे लॉ ऑफिसर की E2 ग्रेड की वैकेंसी रहेगी, 5 लिखा है वैकेंसीज है, 26 ईयर इसमें मैक्सिमम मांगी है। थियर का लिखे कि फुल टाइम आपने कोर्स किया होना चाहिए लॉ में आफ्टर ग्रेजुएशन के पास आपने 3 इयर्स का फुल टाइम कोर्स लॉ में किया होना चाहिए या फिर लिखे कि +2 के बाद आपने 5 ईयर का कोर्स किया होना चाहिए। नेक्स्ट इन दे रखी लॉ ऑफिसर HR की E2 ग्रेड की वैकेंसी रहेगी, 2 वैकेंसी 26 ईयर इसमें मैक्सिमम एज मांगी। इसमें से यही दे रखे कि 3 ईयर की आपने फुल टाइम कोर्स लॉ में किया होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद या फिर आपने 5 ईयर का आफ्टर +2 के बाद किया होना चाहिए। 1 ईयर का आपके जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन यहाँ पे दे रखी है मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, यहाँ पे दे रखा है EC&D का आपका ग्रेड रहेगा 3, लिखा है कि आपकी टोटल है 3 वैकेंसीज है। 34 आपकी जो इसमें मतलब मैनेजर की जो है 34 मांगी हुई है और जो दूसरी है वो 37 मांगी है। सीनियर मैनेजर की इसमें 37 एज दी हुई है। इसमें लिखे कि आपके पास 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैनेजर के लिए 9 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अदर के लिए जो 12 ईयर का मांगा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि इंजीनियरिंग फंक्शन मतलब कौन कौन सी है, जैसे डिसिप्लिन बताया तो इसकी एलिजिबल डिग्री इसमें भी आपने की हो सकती है, मतलब अगर आपने इसके इक्विवेलेंट स्टडी कौन कौन सी है वो दे रखी है। देन यहाँ पे दे रखे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन क्वालिफाइड डिग्री, अगर आप चार्टर्ड अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो मिनिमम 50% इन CA फाइनल एग्जाम इंक्लूडिंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का। अगर आप ला या फिर ला HR के लिए करें मिनिमम 60% दे रखे हैं। अनरिजर्व OBC NC एंड EWS वालों के लिए जो 55% है। ST SC एंड PWBD कैंडिडेट और जो अदर पोजीशन दे रखी है उसमें भी सेम यही है कि 60% जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी वालों को है और जो 50% है SC ST एंड PWD वालों के लिए है। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि क्या क्या चाहिए होगा। वर्क एक्सपीरियंस जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि किस किस में है, तो आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन कौन से, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए मांगा है कि 3 ईयर का क्या क्या रहेगा, तो आपने यहाँ से मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑन टेस्टिंग, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ब्लेंडिंग ऑफिसर के लिए दे रखा है 3 ईयर का है। लॉ ऑफिसर के लिए दे रखा है आपको एक्सपीरियंस क्या होगा। लॉ ऑफिसर HR के लिए दे रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे उसमें दिया हुआ था उसके लिए दे रखा है। देन कहते सिलेक्शन आपकी जो रहेगी फर्स्ट आपको लिखे कि मतलब वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू एंड यहाँ पे लिखे कि ये जो रहेगा आपका मूड को ओनली फॉर लॉ ऑफिसर के लिए रहेगा। जो भी कैंडिडेट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे उन्हें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग और उसमें लिखे कि आपका टोटल 2 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट आपका जो जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट रहेगा एंड नेक्स्ट जो आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। देन कैंडिडेट ने लिखा है कि जो क्वालिफाइड इन कंप्यूटर से उनकी जो मतलब मेरिट लिस्ट उसके आधार पर जाएगी जो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है क्लियर किए होंगे आफ्टर बेसिस ऑन द जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी के बाद लिखे कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड कैटेगरी वाइज एंड वाज मेरिट लिस्ट, उसके आधार पे आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी उसके बेसिस पे जो उसे क्वालिफाई करेंगे उन्हें जो है ग्रुप टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन लिखे कैंडिडेट को इस जो भी उनकी स्टेजेस है जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड GT यानी ग्रुप टास्क या पर्सनल इंटरव्यू है उसमें मिनिमम मार्क्स जो है सिक्योर करने होंगे तभी उन्हें जो है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। पे स्केल बता रखा है जिनका E2 ग्रेड है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा था E2 ग्रेड जिस पोजीशन का E2 ग्रेड है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है उनकी जो सैलरी रहेगी
50,000 से लेके 1,60,000 के बीच रहेगी, और जिनका सी ग्रेड है 80,000 से लेके 2,20,000 के बीच रहेगी, और जिनका डी ग्रेड है उनका 90,000 से लेके 2,40,000 के बीच में रहेगी। देन यहाँ पे बता रखे कि कौन कौन सी रहेगी E2 ग्रेड में, मतलब क्या क्या, SC वालों को, ST वालों को, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बता रखी है कितनी कितनी रहेंगी। देन यहाँ पे रिलैक्सेशन बता रखी है कितनी कितनी, एप्लीकेशन प्रोसेस बता रखे क्या करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपके 23 जून 2022 से जो है स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी 22 जुलाई 2022 रहेगी। तो यहाँ पे लेके कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी लॉगिन करें, वहाँ से उन्होंने इसके कैरियर सेक्शन में जाना होगा, वहाँ करंट ओपनिंग का जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी एडवर्टीजमेंट है वो शो हो जाएगी। कोई अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का। अगर आपने अपना एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट या उसमें रॉन्ग डिटेल्स भरी है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ईमेल आईडी लिखे कि आपने जो भी इसमें ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भरेंगे वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए मतलब वैलिड होनी चाहिए। आपने मतलब वो होनी ही चाहिए, आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपने उसे क्रिएट कर लेना है। कैंडिडेट मस्ट यूज प्रॉपर ईमेल आईडी क्रिएटेड इन दियर नेम, उनके अपने नेम पे ही होनी चाहिए। एप्लीकेशन विद फेक ईमेल आईडी जो है मतलब वो नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरनी है वही फाइनल होगी, कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बता रखे कि SC ST एंड PWD वालों को कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। जो अनरिजर्व OBC NC एंड EWD कैंडिडेट है उनको जो है 1180 यानी 1180 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी है। यहाँ पे उन्होंने चार्जेस बता रखे हैं कि कैसे कैसे रहेंगे, और पेमेंट मोड आपका रहेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अपनी जैसी अपनी फीस पेमेंट करने पर आपको ऑटोमेटिकली इसके मतलब पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। जैसे ही आपकी पेमेंट वगैरह वो सक्सेस हो जाएगी, योर ट्रांजेक्शन इज, ये आपको जो मैसेज आ जाएगा। लिखा है कि कैंडिडेट ने इंश्योर कर लेना है कि उनका जो पेमेंट स्टेटस है वो कंप्लीट है नहीं है। उन्होंने अपने मतलब एक फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उसका जो है एक यहाँ पे लिखे कि टेक, उन्होंने अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना है पेमेंट के एक्नॉलेजमेंट का। नो अदर मोड, आपने किसी अदर मोड से पेमेंट नहीं करनी है। एप्लीकेशन फीस आपने एक बार पे कर दिया तो उसे किसी सर्कमस्टांसिस में जो रिफंड नहीं करना है। देन लिखे कि फीस पेड ओनली इन द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो आपको बता रहे कि आपने उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भरने हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। ओनली इंडियन नेशनल, जो भी इंडियन नेशनल इंडिया के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसके रिगार्डिंग मतलब आपकी एज, रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक कंसीडर की जाएगी। क्वेरीज अगर आपको है तो यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ पे आप जो मेल कर सकते हैं। पोजीशन नेम आपने जो अपना लिखे कि फॉर द सब्जेक्ट आपको जो ये आना चाहिए, आपने अपना एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे जो है भरना है। एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड या फिर आपके ग्रुप टेस्ट या फिर इंटरव्यू कॉल लेटर के आपको कैंडिडेट का लिखे कि हार्ड कॉपी में नहीं भेजे जाएंगे, आपको इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने होंगे। इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो रेगुलरली चेक करते रहे। जो उन्होंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखी हैं वो रिजर्व है, मतलब जो रिजर्व यहाँ पे बता रखी है वो टेंटेटिव है, वो घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। जो डिसीजन रहेगा वो अथॉरिटी करेगा। HPCL के पास राइट है, अगर वो चाहे तो इस पूरे एडवर्टीजमेंट को मतलब प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखा HPCL रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपकी कोई भी मतलब ईमेल वगैरह में कोई लॉस या नॉन डिलीवरी, अगर आपको मैसेज वगैरह नहीं आ रहे हैं या आपने उसमें कोई भी ऐसी मिस्टेक वगैरह हो रही है। देन लिखे कि HPCL के राइट है तो वो कोई भी एग्जामिनेशन को चाहे ऐड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या फिर उसमें पर्सनल इंटरव्यू में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। कैंडिडेट एडवाइस, उन्हें जो है कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि उन्होंने जस्ट 1 एप्लीकेशन ही सबमिट करना है। अगर वो मल्टीपल बार मतलब बार बार उसमें कर रहे हैं तो उसे जो लेटेस्ट होगा उसे ही जो है फाइनल कंसीडर किया जाएगा, ना ही आपकी मतलब एक रेफरेंस नंबर की फीस को ना ही दूसरे में कन्वर्ट किया जाएगा। देन कैंडिडेट ने अपने जब भी इसमें अप्लाई करने से पहले इंश्योर कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, वही इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। देन यही इसकी सब कुछ है। तो हम इसके बताएंगे कि आपको इसकी कहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रही है, आपने यहाँ पे इसके करियर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे इसकी जॉब ओपनिंग का ऑप्शन आ रहा है। देन यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आया हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर 2022 एंड 23। आप अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में यहाँ से आ जाएगा। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपने इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में यहाँ से हो गया। देन अगर आपको हिंदी में चाहिए होगा तो आपको यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखा है कौन कौन से उसमें चाहिए होगी पूरी डिटेल्स। अगर आपको हिंदी में इसकी जानकारी लेनी है तो यहाँ पे मिल जाएगा। अनुभव यानी एक्सपीरियंस वगैरह दिया हुआ है। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड चयन प्रक्रिया इसकी क्या रहेगी, सिलेक्शन का क्या रहेगा, यहाँ पे वेतन दे रखा है उसमें क्या क्या रहेगा, कौन कौन सा है। देन नीचे पूरा का पूरा इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि PWD पात्रता यानी क्या क्या चाहिए होगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है। अगर आपका मैकेनिकल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कौन सी कैटेगरी में आपकी PWD मतलब कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, यहाँ पे बता रखा है आपने अप्लाई कर देना है। फीस वगैरह बता रखी है कि कैसे कैसे रहेगी। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए कि क्या क्या रहेंगे। वही है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। अगर वो फिर भी एक से ज़्यादा करते हैं तो उनके जो नवीनतम यानी लेटेस्ट होगा उसे कंसीडर किया जाएगा।
सभी लागू पास जो भी उन्होंने अपने इंश्योर कर लेना, यही सब कुछ है। तो आपने अप्लाई भी यहीं से ही जाके करना है, जब आप इसके मतलब करेंगे 23 जून को इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।